कभी भी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कभी भी वो अपने बच्चों को कंपेयर ना किया करें। इस 70% सिलेबस विद 100% एक्यूरेसी के साथ मैं ये तो नहीं कह सकता तुम टॉपर बन सकते हो या नहीं, लेकिन अच्छे मार्क्स जरूर से आएंगे। क्यों? तुम्हें बार बार ये बता रहा है कि देख देख मैं ऐसा आऊंगा। कौन? क्वेश्चन पेपर तुम लोगों को बोलेगा कि देख भाई मैं ऐसा आऊंगा। हेलो, मेरा नाम है शुभमय और मैं एक ट्यूटर हूं। क्लास 10 बहुत ही बढ़िया क्लास है, मौज मस्ती वाला क्लास है, लेकिन किन के लिए है? जो डिसिप्लिन रहता है। क्लास 10 जो है उसको पार एक स्ट्रेटेजिक वे से किया जा सकता है। ठीक, एक स्मार्टर वे होता है जिससे आप क्लास 10 को इजीली पास कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है क्लास 10 वाले को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बोर्ड्स है पढ़ ले, बोर्ड्स है पढ़ ले, बोर्ड्स है पढ़ ले। लेकिन एक चीज याद रखना, जो बच्चा पहले से ही डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा इस क्लास में, उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता 90+ अब मार्क्स लाने का। स्मार्टर स्ट्रेटेजी होना चाहिए क्लास 10 को टैकल करने के लिए। तुम्हारा जो क्लास 10 है वो क्लास 9th, 8th, 7th छोटे क्लासेस की तरह नहीं है। यहां पे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद एनसीईआरटी, फिर तुम्हें PYQs यानी सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास ये नहीं है कि बुकिश नॉलेज। 10th क्लास में तुम्हारी बुकिश नॉलेज के अलावा तुम्हारा जो जनरल नॉलेज होता है उस नॉलेज का भी टेस्ट होता है। अब ये क्यों होता है? देखो, जितने भी सारे तुम चीजें पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं तुम लोगों को सारे कुछ का मैच मिल जाएगा। किससे? अपने छोटे क्लास से। तुम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़े हो, तुम लोगों ने क्लास 2 में भी पढ़ा है, क्लास 3 में भी पढ़ा है, 4 में भी, 7th में भी पढ़ा है। इन सारे क्लास में तुमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है। लेकिन रेस्पिरेशन को जितने क्लासेस बढ़ते चले गए, रेस्पिरेशन और ज्यादा तुम्हारे पास डिफाइन होते हुए चला गया कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में है क्या। तो 10th क्लास एक ऐसा क्लास है जिस क्लास में तुम 9 सालों तक जो तुम पढ़ते हुए आ रहे हो उसी का ही एक टेस्ट है, बोर्ड्स। यहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बुकिश नॉलेज नहीं, तुम्हारे अपने नॉलेज जो तुम 9 सालों तक पढ़ते हुए आ रहे हो उसका टेस्ट होता है। और इस टेस्ट को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, इजीली हम पार कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक और स्मार्टर वे से। और वही चीज बताने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं। देखो, मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूं, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो बाहर सोसाइटी में बोला जाता है कि क्लास 10 जो है पढ़ाई कर लो, क्लास 10 बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं हूं ना, बाकी सारे टीचर्स भी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी हूं। तुमको मैं क्लास 10 बढ़िया मार्क्स से पास करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए ये जो 10 बातें हैं ये तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है? जिस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस तरीके से अगर तुम चलते हो, ज्यादातर बच्चे जो टॉपर्स होते हैं वो यही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। और यही स्ट्रेटेजी अगर तुम्हारे पास होता है तो तुम इजीली 10th क्लास बिना किसी डर के पास कर सकते हो। पास क्या, टॉप मार सकते हो। ठीक? तो पहला जो स्ट्रेटेजी है वो तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहला स्ट्रेटेजी तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम्हें सिलेबस जो है वो समझ में आना चाहिए और वो एग्जाम पैटर्न समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से पेपर होता है बोर्ड्स में और बोर्ड्स का सिलेबस क्या है। ठीक? उसके लिए भी मैं हूं, चिंता ना करो। ठीक है? तो सबसे पहला क्या है? टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, ठीक है, एंड द एग्जाम पैटर्न। ठीक है? अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? देखो, जो बोर्ड्स है वो सीबीएसई कंडक्ट करता है। सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ अपने सिलेबस में चेंजेस लेके आता है। अब जैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि क्लास 10 में ज्यादातर अभी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगभग 50% जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ठीक? तो तुम्हें इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है कि तुम अपना जो बुकिश नॉलेज है वो भी रखो, प्लस जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको भी तुम सॉल्व कर पाओ। वो तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब तुम ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ोगे। ठीक है? तो जो सिलेबस रहता है, पहले तो ये समझो तुम्हें 10th क्लास का जो सिलेबस रहता है ना वो बहुत कम रहता है, बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम रहता है। ठीक है? ये नहीं कि बहुत सारे चैप्टर्स है और तुमने अगर 9th क्लास में कॉन्सेप्ट सही करके आए हो तुम अपने, तो 10th क्लास तुम्हारे लिए हलवा है, बाएं हाथ का खेल है, तुम इजीली कर लो। ठीक है? तो सबसे पहला यही है कि तुम्हें सिलेबस समझना है और सिलेबस समझ के एग्जाम पैटर्न भी समझना है। ठीक है? समझे? उसके बाद तुम्हें क्या समझना है कि खुद को डिसिप्लिन रख के अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना है, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक टाइम टेबल जरूरी है। हाँ, अब वो टाइम टेबल तुम कहीं पे लिख के चिपका के रखो, अपने दिमाग में रखो या कहीं पर भी रखो,
लेकिन टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल से तुम डिसिप्लिन रहोगे, तुम्हें पता लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, कौन से चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से बाकी है, कौन से में तुम अभी भी कमजोर हो, किस में ज्यादा टाइम देना है, किस में कम टाइम देना है। ये सारा कुछ तुम्हारा इस टाइम टेबल से बनेगा। और ये टाइम टेबल अगर अभी से तुम बनाना सीख गए तो एक टाइम मैनेजमेंट का जो चीज होता है वो तुम लोग सीख गए। तो समझे स्टडी टाइम टेबल क्यों जरूरी है। बहुत जने नहीं बनाते, लेकिन कोशिश करो, ठीक है। बाकी नहीं होता तो उसके लिए भी मैं हूं, तुम लोगों को स्ट्रैटेजिक बता दूंगा कि किस हिसाब से तुम्हें पढ़ना चाहिए, अपना टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या, कि फोकस ऑन NCERT एंड टेक्स्ट बुक्स। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था कि जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो 10th क्लास में है वो सारा कुछ जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो इसका मतलब तुम्हें बाहर से पढ़ना है। अरे भाई सुनो, पहले NCERT में तुम्हारा सारा कुछ है जो तुम्हारा सिलेबस से आने वाला है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो क्या है कि जो तुमने NCERT से नॉलेज गेन किया है उसके बेसिस में तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो NCERT में, उस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया या उस क्वेश्चन को कुछ और तरीके से लॉजिकल वे से पूछ लिया, ठीक है, तो ये होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड या फिर सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि घबराना है, तुम्हें पता सब होगा। अगर तुमने NCERT सही तरीके से किया है तो तुम्हें पता सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन उसको चैनलाइज किस तरीके से करना है, उसको लिखना किस तरीके से है, वो चीज तुम्हें सीखनी है। और वो चीज कैसे सीखोगे, वो चीज डिसिप्लिन रह के और पढ़ाई करके। ऑब्वियस सी बात है, बिना पढ़ाई के तो होगा नहीं कुछ चीज, ठीक। और मेन चीज ये है कि तुम्हें समझने की जरूरत ये है कि तुम अगर ये सोच के चलोगे कि मेरे को मार्क्स लाना है, 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 तो भाई मैं एक चीज बता दूं, रट्टाफिकेशन ही कर लो। अगर तुम माहिर हो रट्टा मारने में तो रट्टाफिकेशन कर लो, उससे तुम इजीली पास हो जाओगे। लेकिन जो ये वाला चीज है ना, ये दिमाग, ठीक, ये तुम्हारा डाउन हो जाएगा, ठीक। क्योंकि तुम सीख तो कुछ नहीं रहे हो, रट्टू तोते की तरह रट के चले जा रहे हो। सीखने के नाम में 0 बट्टे सन्नाटा, ठीक। तो मेन मोटिव तुम्हारा क्या होना चाहिए, मेन मोटिव होना चाहिए जो NCERT से जो तुम पढ़ रहे हो उससे नॉलेज गेन करना, और उस नॉलेज से तुम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हाँ पता है तुम लोगों को, मेरे को पता है कि तुम लोगों को पैटर्न्स नहीं पता कि किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, उसके लिए मैं हूं भाई। बाकी सारे टीचर्स भी हैं, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स भी हैं, बाकी मैं यहां पर भी सिखाऊंगा, तो उसकी टेंशन मत करो, ठीक। फिर हमारा 4th पॉइंट क्या आता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस चीज को इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, ढंग से समझना। क्योंकि देखो 4th पॉइंट है क्या, मैंने पहले ये बता दूं, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं समझो। क्लास, जब तुम छोटे क्लास में थे, क्लास 8 कह लो, 9th कह लो, 7th कह लो, 6th कह लो, उसमें क्या होता था, बुक में NCERT में जो क्वेश्चन होता था टीचर्स उनके आंसर लिखवा देते थे, तुम लोग उसको पढ़ लेते थे और याद कर लेते थे और उसको लिख के आ जाते थे। लेकिन 10th क्लास क्या है, 10th क्लास में तुम लोगों के पास NCERT में क्वेश्चन तो होगा, लेकिन वही क्वेश्चन तुम्हें घुमा के आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि जो क्वेश्चन NCERT में लिखा होगा वो छप के तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है। क्या होगा, वो घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन आंसर सेम ही होगा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आंसर प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को एनालाइज करना भी आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को एनालाइज भी करना आना चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चन में लिखना क्या है, उसका आंसर क्या होगा। तुम्हें अगर यही समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है तो तुम आंसर क्या लिखोगे, ठीक। तो आंसर जो है उसे लिखो, लेकिन क्वेश्चन को समझ के, क्वेश्चन को एनालाइज करके, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से भी आ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई आंसर्स जो है वो लिखना प्रैक्टिस करो, लिख लिख के आंसर्स को याद करो। क्योंकि उससे क्या होता है, लिखने से आंसर में जो कंटेंट है वो समझ में आता है, वो दिमाग में रहता है हमारे कि भाई आंसर में क्या क्या लिखना है, क्या कीवर्ड्स यूज करना है, मेन चीज क्या है आंसर में, वो चीज समझ में आता है। तो इससे अगर क्वेश्चन घूम के भी आ जाए, अगर क्वेश्चन घूम के भी आ जाए या अलग तरीके से भी आ जाए, तो क्या होगा, जो आंसर है तुम्हें अपने हिसाब से तुम बना के इजीली लिख सकते हो। अब चौथा काम भी हो गया। अब क्या बारी है, अब तुमने प्रैक्टिस कर लिया आंसर लिखने का, अब क्या है, अब तुम्हें करना है रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन। देखो भाई, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरत है क्लास 10 में। क्यों, समझो। मैं पहले लिख दूं कि भाई हमारा 5th पॉइंट क्या है, रिवीजन। 5th पॉइंट क्या है, रिवीजन। मैं क्यों बता रहा हूं रिवीजन, देखो एक चीज याद रखना, तुम अगर
70% सिलेबस 100% एक्यूरेसी के साथ करते हो तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू 100% सिलेबस 70% एक्यूरेसी के साथ करना। कौन सा सही है? तुम बताओ कौन सा सही है? 100% सिलेबस 70% एक्यूरेसी के साथ या 70% सिलेबस 100% एक्यूरेसी के साथ? ऑब्वियस सी बात है 70% सिलेबस 100% एक्यूरेसी के साथ। अरे इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें 70% सिलेबस करना है पागल, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि तुम अगर रिवीजन जो 70% सिलेबस हुआ है या फिर 60% सिलेबस हुआ है, जितना भी सिलेबस हुआ है, उस सिलेबस को तुम अगर 100% एक्यूरेसी के साथ अगर रिवाइज करते हो, अगर तुम्हारा याद रहता है 100% एक्यूरेसी के साथ याद रहता है वो चीज, तो उसी से ही तुम एग्जाम फोड़ दोगे। इस 70% सिलेबस विद 100% एक्यूरेसी के साथ मैं ये तो नहीं कह सकता तुम टॉपर बन सकते हो या नहीं, लेकिन अच्छे मार्क्स जरूर से आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक ही चीज को बार बार सही तरीके से तुमने पढ़ा, 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ा, इसलिए तुमने जितना भी पढ़ा उतना तुम सारे के सारे एग्जाम में सही लिख के आए। समझे? तो 100% सिलेबस 70% एक्यूरेसी के साथ करने से बेटर तुम्हारा क्या है, 70% सिलेबस 100% एक्यूरेसी के साथ करो। तुम्हारा वो 70% सिलेबस इतने बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाने चाहिए, इतने बढ़िया तरीके से तुमने पढ़ लिया हो कि भाई तुम्हें अगर नींद से उठा के पूछ ले, ओए भाई इसका इक्वेशन क्या है, ओए भाई इसका आंसर क्या है, तो तुम नींद में भी उसका आंसर दे दो। ये ऐसी एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक? तो भाई तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के। समझे? तो क्लास 10 में रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक? अब ये रिवीजन करोगे कैसे? ये रिवीजन करोगे अपने खुद के रिवीजन नोट्स बना के। क्या बना के? अपने खुद के रिवीजन नोट्स बना के। अब देखो, मेरे को पता है इस ऑनलाइन दुनिया में, इन सारे जगहों में तुम बोलोगे भैया हम लोगों को तो भाई कहीं पर भी सर्च करो, गूगल वगैरह में सर्च करो, कहीं ना कहीं से तो नोट्स तो मिल जाएंगे, तो नोट्स क्यों खुद से बनाए? अरे पागल, जब तुम नोट्स खुद से बनाओगे ना तब तुम्हें खुद पता रहेगा तुम क्या उसमें लिख रहे हो। और जब तुम लिख रहे हो वो क्या है, तुम अपने नॉलेज से लिख रहे हो। तो तुम जब अपने नॉलेज से लिख रहे हो तो आधा काम तो तुम्हारा वहीं पे हो गया याद करने का। तुमने आधा जो तुम्हारा पढ़ाई है वो तुमने रिवीजन नोट्स बना के कंप्लीट कर लिया, आधा पढ़ाई। बाकी बचता है आधा पढ़ाई क्या, कि जो आंसर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, वो वाला। ठीक है? तो रिवीजन नोट्स हमेशा, चाहे कहीं से भी तुम्हें नोट्स मिल जाए, चाहे मैं ही क्यों ना प्रोवाइड करूं, हाँ मैं भी तुम लोगों को रिवीजन नोट्स जो होगा या नोट्स जो होगा वो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि कहीं से भी तुम्हें नोट्स मिल जाए, अपना नोट्स जरूर से बनाना की पॉइंट अपने दिमाग में डाल लो। ये चीज डाल लो अपने दिमाग में कि अपना नोट खुद बनाना है, मतलब बनाना है। अगर ये करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि भाई तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास 10 पास करोगे, बहुत अच्छी तरीके से टॉप कर जाओगे तुम। ठीक है? समझ में आया? चलो, रिवीजन नोट के बाद क्या आता है कि सब कुछ तुमने कर लिया, एनसीईआरटी सही से पढ़ लिया, तुमने सही तरीके से रिवीजन कर लिया, तुमने रिवीजन करके रिवीजन नोट्स बना लिए। ठीक है? अब तुम क्या करोगे? अब बारी आती है क्या, कि आंसर्स जो तुमने प्रैक्टिस किए उसको एज अ मॉक टेस्ट दो। उसको एज अ क्या, मॉक टेस्ट, कि भाई तुम जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या करवा रहा है, रिवीजन करवा रहा है। तुम्हें बार बार ये बता रहा है कि देख मैं ऐसा आऊंगा। कौन? क्वेश्चन पेपर तुम लोगों को बोलेगा कि देख भाई मैं ऐसा आऊंगा, मेरे को ऐसे लिख, तू अगर ऐसे लिखेगा तो मैं तेरे को, जो टीचर है मैं बोलूंगा खुद, भाई इसको मार्क्स दे। समझे क्या बोला मैंने? तो मॉक टेस्ट अगर तुम करते हो, जो क्वेश्चन आंसर्स तुमने सही तरीके से पढ़े हैं, जो तुमने प्रैक्टिस किए हैं, उसके मॉक टेस्ट दो। जो रिवीजन तुमने नोट्स बनाए, जो रिवीजन तुमने किया है, उसका मॉक टेस्ट दो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, धीरे करके क्या होगा, 100% एक्यूरेसी में आ जाएगा। जो पहले 50% था, फिर 60% होगा, फिर 70% होगा, फिर 80% होगा, फिर 90, फिर 100। और ये कैसे होगा? इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर तुम क्या करोगे, उसको सही तरीके से जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिखना प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, अपने रिवीजन नोट्स बनाओगे, और क्या करोगे, अपना मॉक टेस्ट दोगे। ठीक? उससे तुम्हारा जो मैंने बताया था 70% सिलेबस के साथ 100% एक्यूरेसी, यानी तुम्हारा अगर टाइम चला भी जाता है कि तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं है कि भाई तुम बाकी के जो 3 चैप्टर है या 4 चैप्टर है वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बाकी जो चैप्टर्स है वो तुम 100% एक्यूरेसी के साथ लिख के आ पाओगे और उसमें ही तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ मार्क्स कटने ही नहीं वाले, क्योंकि उसमें तुमने 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर लिखा है। ठीक है? लेकिन एक चीज समझो, क्या ये जो 70% सिलेबस होगा ये स्ट्रेटेजिक सिलेबस होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक सिलेबस मतलब क्या? स्ट्रेटेजिक सिलेबस का मतलब होता है ये जो 70% सिलेबस है, ये 70% सिलेबस तुम्हारा
स्ट्रेटेजिक सिलेबस होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक सिलेबस बोले तो क्या, स्ट्रेटेजिक सिलेबस का मतलब ये होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो जो ज्यादा मार्क्स का चैप्टर होगा ऑब्वियस सी बात है उसको ज्यादा तुम्हें प्रायोरिटी देनी है और उसको ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। बाकी जो कम मार्क्स वाला चैप्टर है वो अगर छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जो चैप्टर्स जो बड़े मार्क्स के उसमें तुमने ग्रिप ला दिया, ठीक है, उसमें तुमने ग्रिप अगर लेके आ गए तुम उसको अगर तुम 100% एक्यूरेसी के साथ कर गए तो भाई मैं बता रहा हूं ना, पेरेंट्स क्या समाज वाले भी आके बोलेंगे भाई तूने कैसे किया, कैसे किया तूने, कैसे किया, ठीक है। लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम बहुत मस्त वेले ये वो, लेकिन घर में तुम मेहनत ऐसी करो कि 4 लोग देख के, जो 4 लोग बोलने वाले होते हैं ना, वही 4 लोग देख के तुम्हारी खुद तारीफ करे और वो अपने सबको बोले कि देख इसकी तरह बन, इसकी तरह बन, देख बंदा क्या करता है, सारा कुछ मौज मस्ती करके भी मार्क्स देख इसके। ये होना चाहिए एटीट्यूड, तब वो जो ऑरा क्रिएट होगी भाई साहब नेक्स्ट लेवल वाला, समझे। अब देखो, अब लास्ट जो 3 पॉइंट रहते हैं वो सबसे ज्यादा मच नीडेड है, ठीक है। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं ढंग से समझना। ये जो 3 पॉइंट मैं लास्ट में बताने वाला हूं ये तुम्हारे पूरे साल काम आएगा। पूरे साल काम आएगा मतलब ये पूरे साल तुम्हें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, मतलब रखनी पड़ेगी, तब जाके ही बाकी ये जो 7 पॉइंट है काम में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्या? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये चीज जो है तुम्हें पूरे साल मेंटेन करके रखना है, मतलब रखना है। मैं ये जो कंसिस्टेंसी है और डिसिप्लिन है ये तुम्हें मेंटेन करके रखना है, मतलब रखना है। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं फिर से समझो। ऑरा, अभी मैंने थोड़ी देर बता रहा था, ऑरा, तुम्हारा ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि भाई वो जो 4 लोग बोलने वाले हैं वो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि देख भाई खेल कूद के भी बंदा टॉपर है, टॉपर है वो, ठीक है। ऐसी ऑरा होना चाहिए, समझे। ये कोई टेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर देख के ये होना चाहिए, अरे ये क्वेश्चन है क्या, ये कुछ क्वेश्चन है मैम, इससे मुश्किल तो मेरे को, इससे मुश्किल तो नहीं भाई, ये तो मैं यूं सॉल्व कर दूंगा। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को देख के, समझे, समझे। ऐसा ऑरा क्रिएट करना है तुम्हें। अब देखो 9th पॉइंट जो कि है क्या है, स्टे हेल्दी। देखो 10th क्लास एक क्रूशियल क्लास है, ठीक है। मम्मी पापा जो इतने सालों तक या फिर जो भी है तुम्हारा, ऐसा होता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता। लेकिन 10th क्लास एक ऐसा क्लास है जिसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अपने बच्चों पे, चाहे वो पहले दे रहे हो या ना दे रहे हो। लेकिन अब इस बात से बहुत जने ऑफेंड हो जाएंगे, बोलेंगे कि पेरेंट्स तो बच्चों का ध्यान रखती है। नहीं, ऐसा सब जगह नहीं है, बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, बहुत कुछ होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है, उतना ध्यान देना नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन 10th क्लास एक ऐसा क्लास है जिसमें पेरेंट्स तुम्हारी देखभाल रखेंगे, केयर करेंगे, और इसी केयर में कभी कभार वो ज्यादा ही चले जाएंगे, बोलेंगे पढ़ना पढ़ना, पास वाले बच्चों को देख वो कितना पढ़ रही है, वो कितना पढ़ रहा है, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे। अरे भाई 12 13 14 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होगा, वो रट्टा मार रहे हैं भाई, रट्टा मार रहे हैं। 12 13 14 घंटे जिसको पढ़ना होगा और जो सही तरीके से पढ़ेगा वो 7 से लेकर 8 घंटे, यहां तक कि 6 घंटे में भी पढ़ के वो सारा सिलेबस कंप्लीट करके पेपर में टॉप मारे, क्योंकि उसको पता है कि मैंने तो सारा कुछ कर लिया, अभी मेरे को क्या करना है, बस रिवीजन करना है। अब रिवीजन में टाइम कितना लगता है, अगर तुम्हारा सारा कुछ पहले से है तो रिवीजन में टाइम कितना लगता है। अरे वो बंदा 12 13 घंटे क्यों बैठा है, क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं है, वो याद करने बैठ रहा है, उसको फटी पड़ी हुई है इसकी, पता है उसको कि भाई अरे भाई मैं अगर अभी 12 13 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो पेपर में कम मार्क्स आएंगे, पेपर में कम मार्क्स आ गए तो पापा मम्मी मेरे को बाहर फेंक देंगे, मैं क्या करूंगा। ये होते हैं कमजोर बच्चे, ये होते हैं कमजोर बच्चे जो लोग पहले से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करके रखते। दूसरी बात मैं पेरेंट्स से भी बात करना चाहूंगा ये चीज कि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बच्चों को प्रेशराइज कर देते हैं, बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। अब ये चीज क्यों होता है, देखो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो 4 लोग वाले समाज में जाते हैं, वहां पे उस 4 लोग वाले समाज में जो 4 लोग हैं वो 4 लोग तुम्हारे पेरेंट्स से बोलते हैं बच्चा क्या करेगा, बच्चा कौन सा स्ट्रीम लेगा, बच्चा आगे क्या पढ़ेगा, क्या मार्क्स आ रहे, जबकि अपने बच्चों के सही मार्क्स नहीं आ रहे, बाहर बोल रहे हैं अरे मेरा बच्चा तो सही है एकदम। हमारे इंडियन कल्चर में कुछ ऐसा है कि भाई खुद को इतना ज्यादा दिखाने के चक्कर में, नकली वाला जो चीज है वो खुद को ज्यादा दिखाने के चक्कर में हम इतना ज्यादा लोगों को दिमाग से कमजोर कर देते हैं कि हम लोग उससे पूछने नहीं जाते, अरे दिखाना अपना रिपोर्ट कार्ड अपने बेटे का। वो लोग बोल के तो चले जाते हैं कि मैं नहीं मेरा बच्चा तो सही है, मेरा बच्चा ये भी नहीं है, गाय है गाय एकदम, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई करता है। अबे ऑल द टाइम पढ़ाई करता रहेगा ना, पागल हो जाएगा वो, पागल। आइंस्टाइन भी ना इतना ज्यादा नहीं पढ़ता था, ठीक है, वो किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही वो महारत था उसमें, बाकी सब सब्जेक्ट में वो फेल थे।
फिजिक्स और मैथ्स, इन दो सब्जेक्ट में वो सबसे माहिर थे, बाकी सब्जेक्ट में फेल थे। इसका मतलब क्या ये हो गया कि वो साइंटिस्ट नहीं बन पाया? तो भाई मोटिवेट रहो हमेशा। ये पता लगाओ कि हर एक बच्चे में अलग अलग खूबी होती है। जरूरी नहीं है अगर ए बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा है तो बी बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी बच्चे के पास जो टैलेंट है क्या पता वो ए बच्चे के पास है ही नहीं, है ना। बी बच्चा देखा जा सकता है कि भाई वो गिटार बहुत अच्छा बजा रहा है, ए को आता ही नहीं है, बजाना ही नहीं आता। ठीक है, तो कभी भी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कभी भी वो अपने बच्चों को कंपेयर ना किया करें। कम से कम उनको वो जो चाहते हैं उनको कोशिश करने दीजिए। उनको बोलिए कि बेटा या बेटी मैं तुम्हारे साथ हूं, तू कोशिश तो कर तो कोशिश तू। बाकी अगर नहीं होता है तो साथ मिलके देख लेंगे क्या होता है आगे। ये बोल के देखो कभी अपने बच्चों को, बच्चे खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं मेरे पेरेंट्स इतना मेरे पे भरोसा कर रहे हैं तो मैं ये चीज नहीं कर सकता। समझ के देखना, गहरी बात है लेकिन समझने वाली है कि अगर पेरेंट्स एक बार बोल दे बच्चों को कि भाई तू जो करना चाहता है या तू जो करना चाहती है मैं उसमें साथ हूं, तू ट्राई करके करो। डर किससे रही है तू, ये डर किससे रहा है तू, कर तो ठीक। तो हमेशा याद रखो, हमेशा मोटिवेट रहना है अपने मम्मी पापा के साथ। वो मम्मी पापा ना माने ना, मैं बता रहा हूँ, मम्मी पापा ना माने ना, कभी सपोज करो कि तुम्हारी इच्छा हो रही है लेकिन पापा मम्मी जो है वो क्या है कि नहीं बाहर से सुन के आके तुम पे फोर्स डाल रहे हैं। देखो अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है या बहन है उससे बात करो, अगर नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ भाई झगड़ा करो अपने पेरेंट्स के साथ। मैं बोल रहा हूँ झगड़ा करो, क्योंकि कभी कभार वो देखो पेरेंट्स है, वो लोग पेरेंट्स है। जब पति पत्नी आपस में झगड़ा कर सकते हैं, उनके बीच में भी प्यार है, तो तुम एज अ बच्चे पापा मम्मी के साथ झगड़ा क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा भी तो इंडिविजुअल एक लाइफ है, आगे तुम्हें चल के जाना है और आगे तुम्हें जो काम करना है वो तुम्हें करना है, तो तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं करना, तुम्हें काम करना है। तुम्हें समझ में आना चाहिए तो क्या करने से तुम्हें फायदा होगा। हाँ, मैं ये नहीं बता रहा ऑल द टाइम पेरेंट्स गलत होते हैं, लेकिन पेरेंट्स भगवान भी नहीं होते, वो गलतियां कर भी सकते हैं। और तुम भी भगवान नहीं हो कि तुम जो डिसाइड करोगे वही सही होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक होता है कि मैं जो करूंगा वही मैं करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। पेरेंट्स अगर वो बात मान गए तो भी गलत है, और पेरेंट्स अगर ये भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं एज अ पेरेंट्स मैं जो बोल रहा हूँ वही बच्चे को करना है, तो वो भी गलत है। पेरेंट्स अपनी बात रखो, बच्चे स्टूडेंट्स अपनी बात रखो, दोनों अपने बातों को रख के एक डिसीजन पे आओ कि क्या करना चाहिए। क्योंकि इसी को ही मेरे ख्याल से कहते हैं फैमिली, और फैमिली में इसी तरीके से सारा कुछ होता है। ठीक है, नहीं बच्चे को कोई रिग्रेट होगा इससे, नहीं पेरेंट्स को कुछ रिग्रेट होगा इससे, समझे। तो हमेशा मोटिवेटेड रहना है, समझ में आया, और हेल्दी रहना है। ये तो सबसे मेन पॉइंट है, हेल्दी रहना है। ठीक है, तो 10वां पॉइंट मेरा यही है कि हमेशा स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। ठीक है, हमेशा मोटिवेट रहो, और इसी 10 पॉइंट्स के साथ हम अपना क्लास 10th का जो जर्नी है वो चालू करेंगे इस चैनल। तो क्लासेस के लिए अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बातें मैंने बोली है वो अगर दिल को छू गई हो तुम लोगों की तो भाई शेयर कर देना। ठीक है, स्टूडेंट का बात रखा है मैंने, तो एज अ स्टूडेंट अगर तुम फील कर पाते हो तो अपने पेरेंट्स को भी दिखाना और इसको शेयर भी करना। ठीक है, बाय बाय, सायोनारा।